अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिए के साथ मैं हूं महानूर मेराज और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन पर समाअत की और समाअत जब शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवाम ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ कर दिया और कहा कि दरख्वास्त है कि चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा न बने, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि आपका क्या मतलब है कि मैं बेंच से अलग हो जाऊं? अदलिया बुनियादी इंसानी हुकूक की मुहाफिज है, आप हमारे इंतजामी इख्तियारात में मुदाखलत ना करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। अदलिया के इख्तियारात में हुकूमत मुदाखलत ना करे। हुकूमत ने अपनी मर्जी से जजेस शामिल करके कमीशन बना दिया। जिस फॉरम पर इस अदालत का जज रखा गया है वो चीफ जस्टिस की इजाजत से होना चाहिए था। इस फॉरम के लिए चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वही जज सिलेक्ट करता, लेकिन हुकूमत ने अपनी मर्जी से एक जज मुकर्रर किया। हमें आइन का एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस आइनी ओहदा है, अदलिया से एग्जीक्यूटिव अलग रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, अदलिया की आज़ादी का मामला है, बहुत हो गया है। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आपने झगड़ना है तो आप ट्राइकॉमी ऑफ पावर पर तैयारी करके आएँ। माजरत से कहता हूँ, हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग गैर कानूनी अमल है। आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वकार के भी खिलाफ है। इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी सवाल है। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। इस वक्त आप चाइना में मुकीम है, जानना चाहूँगी कि इस वक्त आप चाइना में मौजूद हैं, वहाँ जाने का रीज़न क्या है? देखिए, चाइना में एससीओ के तहत जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक जर्नलिस्टिक समिट उन्होंने यहाँ पे अरेंज किया है, जहाँ इसके जो 21 ममालिक मेंबर हैं उनका एक एक जर्नलिस्ट उन्होंने चूज़ किया है और उनको बुलाया है। पाकिस्तान से मैं हूँ, इस तरह एक इंडिया से हैं, एक रशिया से हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, जितनी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर ममालिक हैं, ऑब्जर्वर हैं, हर मुल्क से एक एक सहाफ़ी यहाँ पे है। और हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये एक स्टडी टूर है चाइना का, जिसमें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो माशी तावन है उस पर काम कर रहे हैं। मैंने देखा है यहाँ कजाकिस्तान के साथ जो पोर्ट में, लियांग की पोर्ट में जो ट्रेन चलाई जा रही है, 15,000 ट्रेनें, और ड्राई पोर्ट है, यहाँ की पोर्ट है, तरक्की चाइना की वो दिखा रहे हैं और एससीओ के तहत आगे क्या क्या होना है उस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत सियासी हलचल है। लोग शायद चीन के बारे में इतना जानना ना चाहें, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आज हमसे बात बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, ऑडियो लीक्स पर 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की शमूलियत पर सवाल उठाया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने जवाब भी दिया है। आप क्या समझते हैं, अटॉर्नी जनरल के एतराज़ की वजह क्या थी? क्या वाकई हुकूमत अदालत के इंतजामी इख्तियारात में मदाखलत कर रही है? देखें, ये इंसाफ का तयशुदा असूल है कि आप अपना मुकदमा खुद नहीं सुन सकते। जिस मुकदमे में आपका कोई अजीज, रिश्तेदार, जानने वाला हो, जज को वो मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। और ये दुनिया भर में इंसाफ का असूल है। तमाम जो निज़ाम इंसाफ है इसी के ऊपर कायम है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप अपने बेटे का, अपनी बहू का, अपनी सास का मुकदमा आप खुद ही सुनने लग जाएं और खुद ही जज हो जाएं। वो तो खुद ही मुद्दई, खुद ही मुनसफ वाली बात है। जहाँ तक हुकूमत का मौक़िफ़ है उसमें काफ़ी जान है। देखें, चीफ जस्टिस साहब की सास की ऑडियो का मामला है। अगर उनकी सास की ऑडियो का मामला है तो उन्हें नहीं सुनना चाहिए। माजी में इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे का मामला था और इफ्तिखार चौधरी साहब खुद सुनने लग गए थे। सबने एतराज किया था, आखिर उन्हें वो बेंच छोड़ना पड़ गया था कि आप अपने बेटे का मुकदमा खुद नहीं सुन सकते। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब पर जो इस वक्त एतराज है वो तो ये है कि चूंकि जो ऑडियो लीक्स हैं उनमें आपकी सास की ऑडियो भी है, लिहाजा आप खुद ये मुकदमा ना सुने। आप तो, आपकी सास की ऑडियो मौजूद है, लिहाजा आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप बाइस्ड होंगे इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि बंदियाल साहब, लॉजिक क्या है चीफ जस्टिस का इस कमीशन में शामिल होने का? देखिए, ये नाकाबिले फहम बात है। अगर वो खुद ना बैठे और अपने हम ख्याल और जजेस को बिठा देते, उनके पास 8 जजेस की स्ट्रेंथ मौजूद है। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ये प्रूव किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस उनके साथ हैं।
अब इसमें उनके लिए मसला ये था कि वो मज़ाहिर अली नकवी साहब को भी नहीं बैठा सकते थे, उनकी भी ऑडियो थी, खुद भी ना बैठते, उनकी भी ऑडियो थी, तो पीछे उनके पास बच ही 6 जज जाते थे, उनमें से भी उनको 5 चूज करने पड़ते, तो बड़ी ट्रिकी सी गेम थी। शायद वो समझते कि अगर मैं बेंच में नहीं हूँगा तो बेंच को ड्राइव नहीं कर सकूंगा और फिर उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। मुझे समझ नहीं आई चीफ जस्टिस इस बेंच में क्यों बैठे। उनकी सास की ऑडियो है, उन्हें नहीं बैठना चाहिए था, उनको किसी और बेंच को ये देना चाहिए था। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस सरदार तारिक, अतर मिनल्ला, मंसूर अली खान, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको देना चाहिए था। वो एक मखसूस बेंच से सारे मामलात हल कर रहे हैं जिसके ऊपर हुकूमत को भी एतराज है, जिसके ऊपर फिर वो कहती हैं कि लोग अदलिया के हुकूमत का ये एतराज किस हद तक दुरुस्त है, क्या समझते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि बंदियाल साहब को खुद नहीं बैठना चाहिए, इस हद तक एतराज जायज है कि आपकी सास की ऑडियो है, आपको नहीं बैठना चाहिए, बाकी जजेस बैठ के उसका फैसला करें। जो भी जजेस बाद में वो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाना है, चले उन्होंने वो जो हुकूमत ने कानून साजी की थी उसको मुअत्तल किया हुआ है, तो अभी बेंच बनाने का अख्तियार उनके पास है, वो अपना बेंच बनाएं, लेकिन खुद उसमें नहीं बैठ सकते। इस हद तक तो मुझे एतराज दुरुस्त लगता है और उन्हें बैठना भी नहीं चाहिए था। उनके बैठने से कोई अदलिया की अच्छी रिवायत कायम नहीं हुई है। बिल्कुल। अच्छा मुजम्मिल साहब, जिस तरह चीफ जस्टिस की जानिब से ऑडियो कमीशन की तश्कील पर हुकूमती दायरे इख्तियार पर सवालात खड़े कर दिए गए, क्या वजह थी कि हुकूमत चीफ जस्टिस के मुशावरत कर लेती और मुशावरत के बाद बेंच बनाती? चीफ जस्टिस साहब की तो अपनी सास की ऑडियो है, उनसे कैसे मुशावरत कर लेते? लेकिन चीफ जस्टिस इसमें खुद फरीक हैं और उनके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं काजी फायज ईसा, जिन्होंने 3 माह बाद चीफ जस्टिस बन जाना है, उनको सरबराह बना दिया है। हुकूमत ने कोई किसी सियासतदान को इस ऑडियो लीक का सरबराह बनाया, कमीशन का, किसी ब्यूरोक्रेट को बनाया है, किसी रिटायर्ड जज को बनाया। अब आप देखें ना, इमरान खान साहब ने तो ब्रॉडशीट पे वो रिटायर्ड जज अजमत सईद को बना दिया था और लोगों ने रिटायर्ड जजेस, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के बंदियाल साहब के बाद जो सीनियर मोस्ट हैं काजी फायज ईसा, उनको बना दिया। जो अगले चीफ जस्टिस हैं वो कह दें कि ये टेपें गलत हैं, इस पर जिसने टेप किया उसको सजा होनी चाहिए, वो कह दें कि टेपें दुरुस्त हैं, जिनके बारे में टेपें हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बेंच की तश्कील पे तो चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान भी रिमार्क्स में यही कहा है कि मुझसे पूछकर हुकूमत को बेंच बनाना चाहिए था, कमीशन बनाना चाहिए था। देखिए उसमें साथ ये अटॉर्नी जनरल ने उन्हें कहा कि कानून में कहाँ लिखा है, तो उन्होंने कहा कानून नहीं है, रिवायत है। देखें ये मुल्क रिवायतों से ज्यादा कानून पर चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी किसी रिवायत पर जो है वो पूरा उतरे हैं। वो जब अपनी मर्जी होती है वो कहती हैं जी कानून और आइन में ये लिखा है, जब उनको सूट कर रहा हो तो वो कहते हैं रिवायत में ये लिखा है। मेरे ख्याल में जब कानून में ये जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस से मशावरत की जाए और जब चीफ जस्टिस का अपना भी मामला हो तो फिर उनसे कैसे मशावरत हो सकती है। सीनियर मोस्ट जज थे काजी फायज ईसा, उनको लगा दिया है, उन्होंने आज ट्रांसक्रिप्ट गवर्नमेंट ने जारी भी कर दिए हैं। अब अगर बंदियाल साहब उस पर स्टे भी दे देते हैं, अगर फर्ज कर लें वो हुक्म इम्तनाई जारी कर देते हैं कि आगे ये कमीशन अपनी कार्रवाई ना करे, तो ट्रांसक्रिप्ट तो जारी हो गए हैं। मेरे ख्याल में एक बेलज्जत सा गुनाह होगा ये स्टे, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि वो स्टे कर देंगे और वो आगे इस कमीशन को चलने नहीं देंगे, आगे कमीशन को चलने नहीं देंगे। मुजम्मिल साहब, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स ये भी दिए गए हैं कि चीफ जस्टिस आईनी ओहदा है और अदलिया से एग्जीक्यूटिव अलग रहे। आप चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एक आईनी ओहदा है, लेकिन सवाल ये है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो ब्रदर जजेस हैं और तमाम जजेस आईनी ओहदा हैं। जो तरीक़ाकार चीफ जस्टिस को निकालने का है वही तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट के आम जज को निकालने का भी है, कोई ख़ास तरीक़ाकार तो है नहीं। ब्रदर जजेस का भी वही आईनी मुकाम है, जो चीफ जस्टिस का मुकाम है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो अगर जो ब्रदर जजेस में से ही सीनियर मोस्ट जज को काम दिया गया है तो चीफ जस्टिस साहब को उस पर क्या एतराज़ है? क्या वो ये कह रहे हैं कि हम ख्याल जजेस में से किसी को इस कमीशन का सरबराह बनाया जाना था, उनकी मुखालिफ लॉबी में से कमीशन का सरबराह बना दिया गया है? क्योंकि उन्होंने आज खुद भी कह दिया कि जजेस में तकसीम है और आज उन्होंने खुद भी कहा कि गवर्नमेंट उस तकसीम का फ़ायदा उठा रही है। तो क्या बंदियाल साहब को ये एतराज़ है कि उनकी मुखालिफ लॉबी से कमीशन का सरबराह चुना गया है, या ये एतराज़ है कि उनसे पूछ के नहीं चुना गया? मुजम्मिल साहब, चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा है ना कि हुकूमत ने जो जजेस तश्कील दिए हैं वो जजेस के दरमियान मुखालिफत पैदा करने की कोशिश की गई है हुकूमत की जानिब से। लेकिन जजेस में इत्तेहाद पैदा करना हुकूमत का काम नहीं है।
ये चीफ जस्टिस साहब का काम है। वो क्यों नहीं बुलाते फुल कोर्ट, सारे जजेस इकट्ठे बैठ के आपस में इख्तलाफात दूर क्यों नहीं कर लेते? सू मोटिव पे इख्तलाफात हैं, बेंचेस की तकसीम बनाने पर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान कोई जायदाद का, इक़्तिदार का तनाज़ा तो है ही नहीं। हर किसी ने अपनी बारी पे चीफ जस्टिस बनना है, हर किसी को कोई किसी का हक छीन नहीं सकता है, कोई किसी से एक दिन पहले नहीं बन सकता, कोई किसी के एक दिन बाद नहीं बन सकता। वहाँ तनाज़ा क्या चल रहा है? वहाँ एक तनाज़ा चल रहा है बंदियाल साहब की बेंच फिक्सिंग के ऊपर, वो जैसे बेंचेस बनाते हैं। एक तनाज़ा चल रहा है सू मोटिव के ऊपर, जिसके ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए। एक तनाज़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को प्रमोट करके लाने का। और काजी फायद ईसा, सरदार तारिक और दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज प्रमोट करने हैं उसका कोई वाज़ेह तरीक़ाकार होना चाहिए। पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ना लाएं, किसी को ले आएं, कोई जूनियर ले आएं, कोई सीनियर रहने दें। मेरे ख्याल में ये तमाम बातें अदलिया ने खुद बैठ के तय करनी है और ये फुल कोर्ट से तय हो सकती हैं। हाँ, अगर 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल फुल कोर्ट का इजलास ही नहीं होगा तो बातें तय कैसी होंगी? फिर बातें चौराहों पे तय हो। अगर आप एक प्रॉपर फोरम का इजलास नहीं बुलाएंगे, जैसे आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाते, जब आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाते हैं तो जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। अगर मुज़ाहिर अली नकवी साहब के मामले पे, इन ऑडियोज के मामले पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो जाता, वहां पे कोई इंक्वायरी का ऑर्डर हो जाता है, तो शायद ये कमीशन बनाने की नौबत ही ना पेश आती। लेकिन अगर आप 2-2, 3-3 साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी नहीं बुलाएंगे, 5-5 साल फुल कोर्ट का इजलास भी नहीं बुलाएंगे और आप कहेंगे कि हम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे, फिर ये कैसे मुमकिन होगा? फिर सवाल तो उठेंगे। ये आज का नया दौर है, यहाँ अगर दूसरे इदारों पर तनकीद हो रही है, उनके काम करने पर, हुकूमत पर, पार्लियामेंट पर, फौज पर, तो अदलिया कैसे खुद को बचा सकती है? अगर वहाँ भी कोई खराबी गलती आएगी तो सब बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, 3 रुकनी जब बेंच गवर्नमेंट ने तश्कील दिया था तब खान साहब ने कहा था कि बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ऑडियो लीक कौन करवा रहा है और ऑडियो रिकॉर्ड कौन करवा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो आप समझते हैं कि अब भी खान साहब ये सवाल उठाएंगे दोबारा? मेरे ख्याल में कमीशन ने उन लोगों को बुलाया है जिनकी ऑडियोज हैं, उन्हें आके कमीशन के आगे ये सवाल उठाना चाहिए। उन्हें इस कमीशन के आगे पिटिशन करनी चाहिए कि आप ये तय करें कि ये किसने लीक की हैं और इस कमीशन को उस पर भी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि किसने की है। अगर उसके लिए कोई प्रॉपर फोरम नया बन सकता है, जो हो सकता है। मैं कोई ऑडियो को लीक करने को डिफेंड नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क में आज पहली दफ़ा तो ऑडियो लीक्स नहीं हुई हैं। इस मुल्क में तो शहबाज शरीफ और मलक कयूम की ऑडियो लीक हुई, जिस पर मलक कयूम साहब ने इस्तीफा दिया, बेनज़ीर की सजाएं माफ़ हुई। उस वक्त तो ऑडियो लीक ठीक थी। यहाँ मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स होती रही, आप उसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहे। यहाँ पर और पॉलिटिशियंस की जो है वो ऑडियो लीक्स होती रही, आप उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहे इमरान खान, और उसको जस्टिफाई करते रहे। उस वक्त तो इस मुल्क की अदलिया ने ये सवाल नहीं उठाया कि ये शहबाज शरीफ और मलक कयूम की ऑडियो लीक कैसे हो गई है। उस वक्त तो वो कहा गया कि ये इससे सच सामने आया है। तो अगर किसी ऑडियो लीक से सच सामने आ जाए और अगर उसको माजी में आपने इस बुनियाद पर मान लिया हो, जज को भी घर भेजा हो, मलक कयूम को इस्तीफा देना पड़ा हो कि जी सच सामने आ गया है, लिहाजा ये बात पीछे रह गई है कि ऑडियो लीक होना जायज है या नाजायज है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात है कि सच सामने। मुजम्मिल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा है कि टेलीफोन पर गुफ्तगू की टैपिंग गैर कानूनी अमल है और आर्टिकल ये 14 के तहत ये इंसानी वकार के भी खिलाफ है। इस केस में अदलिया की आज़ादी पर भी सवाल उठ रहा है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, अदलिया की आज़ादी पर तो सवाल तब भी उठा था जब मलक कयूम की ऑडियो आ गई थी, लेकिन गैर कानूनी अमल तो ये है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि गैर कानूनी अमल पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है। इससे पहले इस अमल पर अदलिया का जो बिहेवियर रहा है, कानून नाफिज करने वालों इदारों का जो बिहेवियर रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उनके साथियों की ऑडियोज आना गलत हैं, उनके मुखालफिन की ऑडियोज आना जायज़ हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की, परवेज इलाही की या बंदियाल साहब की सास की ऑडियो आना गलत है, मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ की, जरदारी की, इन सब की ऑडियोज आना जायज़ हैं, सहाफ़ियों की ऑडियोज आना जायज़ हैं? अगर ये मेरा मतलब है कि जब हम ये कह रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ यकसा होना चाहिए, तो फिर यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब माजी से शुरू कर लें
या सिर्फ आज अपनी बारी से शुरू करेंगे तो सवाल पैदा होंगे कि आप माजी में तो इसको जब बंदियाल साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जब साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब बंदियाल साहब अहम बेंचेस में थे, तब तो इन ऑडियो लीक्स पे आपको कोई इतराज नहीं होता था, आप इसका तमस्खर उड़ाया करते थे, एंजॉय करते थे। आज जब ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं तो आपको परेशानी क्यों हो गई है? क्योंकि आज आप पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस कमीशन को आजादाना काम करने की इजाजत होनी चाहिए। आजादाना इस बात का भी तयन होना चाहिए कि ऑडियो लीक किसने की है, लेकिन क्या ये ऑडियो लीक्स में जो बातें हैं वो सच है या झूठ है, इस बात का भी तयन होना बहुत जरूरी। बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को क्या आपने अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है? और अगर 3 रुकनी बेंच पे जिस तरह इमरान खान ने भी एतराज़ उठाया था और अब हुकूमत ने इस कमीशन पर एतराज़ उठा दिया, तो आप क्या कहेंगे इन एतराज़ात से हासिल क्या होगा? देखें, ये पहली दफ़ा तो एतराज़ात नहीं आए हैं। ये हुकूमत इस मखसूस बेंच पर, जिसमें एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब और चीफ साहब हैं, या इनके साथ मुज़ाहिर अली नकवी होते हैं, इस बेंच पर तो पिछले 1 साल से एतराज़ किया जा रहा है कि सारे मुकदमात इसी बेंच को दिए जाते हैं। ये सवाल सब कर रहे हैं कि एक मखसूस बेंच ही सुप्रीम कोर्ट में अहमियत के तमाम मुकदमात क्यों सुनता है और सीनियर जजेस को अहम मुकदमात क्यों नहीं दिए जाते। हमने अफसरान में, ब्यूरोक्रेसी में तो देखा कि अफसर को ओएसटी कर दिया जाता है, लेकिन ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को ओएसटी कर दिया, आप उन्हें केस नहीं देते हैं, मार्क करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के में जो बेंच फिक्सिंग का मामला है और जो मामला है कि आप सीनियर जजेस को काम नहीं करने दे रहे, सरदार तारिक कोई अहम केस नहीं सुन रहे, काजी फायज ईसा कोई अहम केस नहीं सुन रहे, मंसूर अली शाह कोई अहम केस नहीं सुन रहे, जमाल मंदूखेल कोई अहम केस नहीं सुन रहे हैं। एक बेंच में आपने उन्हें बिठाया, उन्होंने आपसे इख्तलाफी नोट दिया, उसके बाद आपने उनको सब बेंचेस से निकाल दिया। तो थोड़ा सा चीफ जस्टिस साहब को जो अपना इन हाउस ऑर्डर करना होगा और वो देखना होगा कि वो चीजों को बुलडोज कब तक और कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। नौ मई के वाक़यात के बाद से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं कि कम होने का नहीं नाम ले रही। एक तरफ तहरीक इंसाफ में तोड़फोड़ के अमल में तेजी आ रही है और दूसरी जानिब अब तक 50 से ज़ायद रहनुमा तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान भी कर चुके हैं। देखा जाए तो पुलिस और एंटी करप्शन ने पीटीआई के सदर, साबिक वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं और हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए भी हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, 9 मई के वाक़यात के बाद अब तक 50 से ज़ायद रहनुमा इस्तीफ़ा दे चुके हैं पीटीआई के। आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं और आपसे जानना चाहूँगी, फिर इस्तीफ़ा दे दिया जाता है, ये तरीक़ेकार क्या दुरुस्त है किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करने का? मैं समझता हूँ दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं। सवाल ये भी है कि इससे पहले बाकी सियासी जमातें भी इस किस्म के रियासती जबर का शिकार रही हैं। जेलें जो हैं वो हमारे मुल्क में सियासत का बुनियादी जुज़ बन गई हैं। कौन सा सियासतदान है जो जेल नहीं गया है? कौन सा सियासतदान है जिसको नाजायज़ तौर पे या जायज़ तौर पे, मैं को इसमें को ये नहीं कहना चाहता कि कोई जायज़ तौर पे रहा है या कोई नाजायज़ तौर पे रहा है, लेकिन सबने जेल काटी है, किसने नहीं काटी है। सवाल ये है कि जेल के खौफ से सियासी जमात को छोड़ना ये कोई सियासी बात तो नहीं है। जो लोग छोड़ रहे हैं इनमें ज्यादातर लोग तो पैरा ट्रूपर्स थे। देखिए, हमारी सहाफ़ियों में भी, जो मीडिया में भी जो लोग पैरा ट्रूपर्स आए, जिनका बुनियादी तौर पर सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं था और वो एकदम जब जर्नलिज्म को ग्रोथ मिला, टीवी चैनल्स आए, तो हमने देखा बहुत से ऐसे लोग हमें टीवी पे नज़र आने लगे जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था और उन्होंने फिर हमारी जर्नलिज्म को पोल्यूट भी बहुत किया। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी इमरान खान की पॉलिटिक्स में बहुत सारे पैरा ट्रूपर्स आए जिनकी बुनियादी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं थी। और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये कहने पर
कि जो जितना पढ़ा लिखा था वो उतना जाहिल साबित हुआ। मसलन अब शीरी मजारी साहबा कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आप देखें ना वो ट्वीट क्या करती थी, इमरान खान के कुत्ते पर मरियम नवाज की फोटो लगा के ट्वीट करती थी। ये अक्लो दानिश है, ये तालीम उन्होंने हासिल की है। वो कहते हैं शहबाज गिल बाहर से पढ़कर आए थे, क्या उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वैल्यू एडिशन की? ये गंडासा, रंडी, ये क्या अल्फाज हैं जो उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दिए? इफ्तिखार दुरानी ने क्या दिया? आप देखें मलिका बुखारी ने क्या दिया? ये लेकिन सब मुजम्मिल अगर साहब, पढ़े जिस तरह लिखे लोग सीनियर क़यादत पीटीआई को खैराबाद कह रही है, 50 से ज़ायद जिस तरह पीटीआई के कारकुन छोड़ गए हैं, सियासी कारकुन, सरगर्म कारकुन छोड़ गए हैं, तो उनके बारे में, कुछ लोगों के बारे में तो ये यकीन भी नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब हो गए, शीरी मजारी, असद उमर, इस तरह के दीगर और भी रहनुमा। तो इनसे अगर बात की जाए, इनसे तो अगर इनको देखा जाए तो क्या ये लोगों की जानिब से ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की जा रही है कि इन पर दबाव नहीं है, तो आप समझते हैं कि अगर इन पर दबाव नहीं है, और जिस तरह असद उमर ने भी ये बात कही कि वो पार्टी नहीं छोड़े हैं, लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है, तो आप समझते हैं कि ये हकीकतन एक सिर्फ असद उमर का एक उसूली मौक़िफ़ था, या फिर इस तरह का कोई उन्होंने मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं? असल में डर गए हैं। मुझे लगता है कि लोग, ये चंद दिन की जेल किसी को कुछ नहीं कहती है। मैं नहीं समझता कि चंद दिन की जेल से कोई सियासतदान टूट जाता है। सियासतदान जो है वो जेलों से निकलकर ही सियासतदान बनते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रोड मैप यही है। असल प्रॉब्लम ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से और फौज से लड़ाई हुई है 9 मई को, जो कोर कमांडर के घर को आग लगी है, जो आईएसआई के हेडक्वार्टर को आग लगी है, जो यादगार शोहदा को आग लगी है, उस सब के बाद ये सब डर गए हैं कि अब फौज पता नहीं हमारा क्या हाल करेगी, अब हमारी बचत कोई नहीं है, हमारे मुकदमात चल जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में, हम तबाह हो जाएंगे। ये खौफ में सियासी जमात को छोड़ रहे हैं। दबाव कम है। वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि मारे नाले डराया चंगा। ये मारने से ज्यादा डर के और खौफ के छोड़ी जा रही हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इन सब के जाने का इमरान खान को कोई नुकसान नहीं है। इन सब के जाने से इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ का कोई वोट बैंक मौजूद है और वो 9 मई के बाद भी मौजूद है, अगर तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को 9 मई से नुकसान नहीं पहुंचा है, तो फिर इन लोगों के जाने से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो आप समझते हैं मुज़म्मिल साहब के खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मकबूलियत में इजाफा हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा कमी हुई है। देखिए, 9 मई के दिन के बाद अब जब कोई इलेक्शन होगा तो ये पता लगेगा कि क्या पाकिस्तान की आवाम ने 9 मई को जो कुछ हुआ उसको पसंद किया या नापसंद किया। अगर लोगों ने नापसंद किया तो लोग वोट नहीं डालेंगे तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। लोगों ने पसंद किया, लोग वोट डाल देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के वोट बैंक को फर्क इन लोगों के आने जाने से नहीं पड़ता। मतलब आपका ख्याल है कि फवाद चौधरी के जाने से इमरान खान के वोट बैंक को फर्क पड़ता है? आपका ख्याल है फरदौस आशिक अवान, मुराद रास, असद उमर ने तो इमरान खान को नहीं छोड़ा है। जो मैं देख रहा हूँ आगे वो ये है कि इमरान खान की जो पार्टी होगी उसको शाह महमूद कुरैशी और असद उमर चलाएंगे। डबल स्टैंडर्ड वाली कोई बात नजर आ रही है मुजम्मिल साहब? लेकिन सवाल ये भी है ना कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की भी बातें चल रही हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कहा, इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी कहा कि हुकूमत गौर कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मुनज़्ज़म कोशिश थी अगर कि फौजी तनसीबात पर हमले किए जाएं और कारकुन भी इस्तेमाल हुए हैं, तो आप समझते हैं कि कितनी सॉलिड ग्राउंड होगी कि हुकूमत के पास कि सियासी जमात को बैन करने के लिए? देखिए, माजी में भी पाकिस्तान में सियासी जमातों को बैन किया जाता रहा है, लेकिन जिन सियासी जमातों को बैन किया गया है वो नए नाम से आ गई और उन्होंने नए नाम से काम करना शुरू कर दिया। अगर तो कोई सियासी, इमरान खान की तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाता है और वो किसी नए नाम से आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? हाँ, इमरान खान को कुछ सजा हो जाती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो एक अलग बात है कि उन्हें नया चेयरमैन लाना पड़ेगा। और वो नया चेयरमैन कौन होगा? असद उमर होगा, शाह महमूद होगा। उस सूरत में क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो आसिफ जरदारी थे, शहबाज शरीफ थे भाई, घर वाली बात थी। आसिफ जरदारी और बिलावल में भी घर वाली बात है। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद या इमरान खान और असद उमर के दरमियान तो घर वाली बात नहीं होगी।
लिहाजा इमरान खान के लिए अपनी पार्टी के बाहर से किसी को चेयरमैन लाना, फिर कहते हैं वो बुशरा बीबी को ले आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन लोगों के जाने से इमरान खान को उतना नुकसान नहीं हो रहा जितनी कि हम तवक्को कर रहे हैं। इससे एक माहौल इमरान खान के खिलाफ ज़रूर बन रहा है। ये ज़रूर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तकसीम हो रही है, कमज़ोर हो रही है। कुछ विनिंग हॉर्सेस के जाने से 5, 10, 15, 20 सीटें कम भी हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल अगर उनका वोट बैंक कायम है तो वो उनको क्या फर्क पड़ता है। फवाद चौधरी के हल्के से वो किसी और को टिकट दे देंगे। वो मुराद राज के हल्के, मुराद राज को तो उन्होंने पहले टिकट नहीं दिया था, फरदौस आशिक का इस बार टिकट नहीं बन रहा था, और बहुत सारे लोग हैं वो नए टिकट दे देंगे, नए लोग उनका टिकट लेने आ जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या वोट बैंक मौजूद है। अगर वोट बैंक मौजूद है तो नुकसान नहीं है। ये जानना चाहूंगी कि असद उमर ने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी, उनकी जानिब से पार्टी छोड़ने का ना कहा गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका रीजन क्या है? मेरे ख्याल में वो अपनी ऑप्शन इवेल्युएट कर रहे हैं। एक तो देखें, जिन लोगों ने पीटीआई छोड़नी है उन्होंने कहाँ जाना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जगह नहीं है, उनके हलकों में वहाँ ऑलरेडी कैंडिडेट्स मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून इस तजर्बे से गुजर गई है कि उसने पीटीआई के कैंडिडेट्स को वो टिकट दिए तो वो अपने मजबूत हलके जो हैं वो भी हार गई थी। लिहाजा मुझे लगता है कि इस बार मुस्लिम लीग नून अपने ही उम्मीदवारों को टिकट देने की तरजीह करेगी। वो ये पीटीआई से जो लोग आ रहे हैं इनको टिकट नहीं देना चाहेगी। अब अगर इनकी जगह मुस्लिम लीग नून में भी नहीं है, पीपल्स पार्टी की के टिकट भी नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन की जानिब से भी इतलात आ रही हैं कि वो भी एक नई पार्टी बनाएंगे और तहरीके इंसाफ के जो नाराज अरकान है उनको शामिल किया जाएगा। इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जहांगीर तरीन साहब बहुत एक्टिव हैं आजकल, और जहांगीर तरीन साहब के घर सर पे आशीर्वाद भी नजर आ रहा है। वो बगैर आशीर्वाद के कभी एक्टिव नहीं होते हैं। वो खामोशी से अपना वक्त गुजारते हैं, सही टाइमिंग का इंतजार करते हैं। उनके सर पे आशीर्वाद नजर आ रहा है। वो सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। अब क्या फवाद चौधरी उस सियासी जमात में चले जाएंगे? जितने लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं वो सब उस सियासी जमात में चले जाएंगे? क्या कह रहे हैं कि परवेज खटक उस सियासी जमात में आ जाएंगे और परवेज खटक उनके वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे? केपी में बहुत बड़ा डेंट होने जा रहा है। तो अगर जहांगीर तरीन ऐसी कोई सियासी जमात बनाते हैं तो वो इलेक्शन में किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी? क्या वो विनिंग हॉर्सेस अपने तौर पे इलेक्शन लड़के आज़ाद जीत कर आएंगे, और जो उनमें से आज़ाद जीत आएंगे बाकी जो जहांगीर तरीन के कैंडिडेट हैं वो पीटीआई का भी मुकाबला करेंगे और पीडीएम का भी मुकाबला करेंगे? दो तरफा लड़ाई लड़ लेंगे कि उनके मुकाबले में पीटीआई इमरान खान ने भी उम्मीदवार दिया होगा और उनके मुकाबले में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी उम्मीदवार दिया होगा। तो ऐसे में जहांगीर तरीन के उम्मीदवार की क्या पोजीशन रह जाएगी? और अगर उन्होंने नवाज शरीफ के साथ ही इत्तेहाद करना है तो अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? नवाज शरीफ कहेंगे सारे हमारे साथ आ जाएं। तो इसलिए मुझे कोई जहांगीर तरीन की गेम कोई इतनी पक्की गेम नहीं लग रही है। मतलब अगर जहांगीर तरीन की गेम कुछ विनिंग हॉर्सेस की गेम तो हो सकती है 15-20, लेकिन आप अभी बात कर रहे थे ना कि उनके सर पर आशीर्वाद है, तो आप अभी बात कर रहे थे कि उन्हें किसी न किसी की तो फेवर हासिल है ना। हाँ, उन्हें आशीर्वाद इस वक्त उनके सर पे नजर आ रहा है। उनके मिलने जुलने से, उनकी मुलाकातों से लग रहा है कि आशीर्वाद उनके सर पे है और उनके ऊपर जुआ लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझते हैं कि अगर वो पार्टी जो बनाते हैं उसका सियासी मुस्तकबिल होगा? देखिए, कोई वन टाइम इलेक्शन में कुछ विनिंग हॉर्सेस के जरिए वो कोई इलेक्शन में बैलेंस कायम कर लें। जैसे परवेज लाई ने 10 सीटों के साथ वजारत आला हासिल कर ली थी, कोई वो अपनी 20-25 सीटों के साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ जाए 15-20, तो उसका तो चांस मुझे नजर आता है। लेकिन उनकी जमात को बहुत बड़ी सियासी जमात बन जाएगी ये मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन ये जरूर मुमकिन है कि 10-15-20 सीटों के साथ वो ऐसी पोजीशन में होंगे कि जिसके साथ वो जाएं वो हुकूमत बना ले, या वो खुद हुकूमत बनाने के लिए बड़ी सियासी जमातों को ब्लैकमेल कर लें। इस तरह के स्क्रिप्ट में उनकी जगह जरूर नजर आती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो इमरान खान की पार्टी को रिप्लेस कर देंगे और जो जहांगीर तरीन की पार्टी है उसमें इमरान खान के सारे लोग भी आ जाएं, तो भी वो इमरान खान का वोट बैंक तो नहीं हासिल कर सकती। वोट बैंक तो इमरान खान का ही है ना। सारे जिस तरह भी आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, एक पार्टी नहीं बनाई गई है जो पीटीआई हकीकी के नाम से बनी है, और उस पर राव यासर ने भी ये कहा है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि खान साहब ने इंतकाम की सियासत की है। तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे अरकान हैं पीटीआई के जो अभी इस हकीकी पीटीआई में शामिल होना चाहेंगे?
कोई भी नहीं होना चाहिए। ये तो मजाक है पीटीआई हकीकी। ये तो मेरा मतलब, ये तो आप ये समझ लें कि ये डिस्ट्रैक्शन है। ये असल काम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ना मुझे राव यासिर को सीरियस कैंडिडेट लगते हैं, ना मुझे पीटीआई हकीकी को सीरियस कैंडिडेट, सीरियस प्रोजेक्ट लगता है। ये तो एक मज़ाक़ खेस चाल है। मेरे ख्याल में उन्होंने क्योंकि रजिस्टर करा ली होगी अपनी, तो उन्होंने ये टाइम सोचा है उसे लॉन्च करने का कि मुझे थोड़ी तवज्जो मिल जाएगी। ये कुछ भी नहीं है पीटीआई हकीकी में। इसकी तो दास्तान तक ना होगी, दास्तानों में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। कोई बंदा राव यासिर के साथ जाने को तैयार नहीं है। लोग जहांगीर तरीन के साथ तो चले जाएंगे, पर राव यासिर के साथ कोई नहीं जाएगा, इसलिए उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आप 2-4 दिन उनके इंटरव्यूज देख लें, आप उनको एमक्यूएम हकीकी से कंपेयर कर लें, आप उनको और किसी पार्टी से कंपेयर कर लें, लेकिन उनमें उतनी जान भी नहीं है जितनी एमक्यूएम हकीकी में थी। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई चांस नहीं है। जीरो सम गेम है ये। ठीक है मुज़म्मिल साहब, जिस तरह सीनियर क़यादत की अगर बात कर रहे हैं और वो इस्तीफे भी दे चुकी है और उन्होंने कोई पार्टी भी अभी तक ज्वाइन नहीं की है, और उनकी जानिब से कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा जा रहा है कि फैमिली लाइफ की वजह से की गई है या वो ब्रेक लेना चाह रहे हैं सियासत से, और आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कोई और लॉजिक है कि उन्होंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, या फिर कोई डबल स्टैंडर्ड लग रहा है आपको? देखिए, अभी वो अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं। देखें ना जी, एक तो सियासतदान जो है वो इस तरह सियासी जमातें फौरी तौर पे तो नहीं ज्वाइन करता। एक तो देखना है कि उनके पास जगह किस हलके में है, उनको लेता कौन है, किसके साथ वो चल सकते हैं। हर एक की अपनी अलग अलग, ये कोई बकरों का रेवड़ थोड़ी है कि 100 एक तरफ चले गए। हर एक की अलग अलग डील होगी, हर एक का अलग अलग इंतखाबी हलका है। मुझे लगता है लोगों ने छोड़ा तो शायद इकट्ठे है, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट तो इकट्ठे कहीं नहीं हो सकती है। साथ वाले हल्के की सूरत हाल डिफरेंट होती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग इकट्ठे कहीं ज्वाइन कर लेंगे। हर कोई अपनी, किसी को हो सकता है पीपल्स पार्टी में चांस मिल रहा हो और उसका ख्याल हो कि वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे सीट निकाल लेगा। ठीक है, किसी का हो सकता है ख्याल हो कि पंजाब में बा पार्टी की तरह प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है जिसको वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, पंजाब में बाप पार्टी के कई तजर्बात हो चुके हैं। हमने यहाँ पे 18 वोटों के साथ मियां मंजूर भुट्टो को भी वजीर आला देखा है। वो भी एक बाप पार्टी थी कि उनके पास 18 वोट थे और वो 18 वोटों के सर पे वजीर आला थे, और उन्होंने पीपल्स पार्टी के वजीर आला का रास्ता रोका। फिर बेनजीर भुट्टो ने मियां मंजूर भुट्टो को निकाल दिया, लेकिन वो फिर भी अपना वजीर आला नहीं ला सकी, और एक बाप पार्टी थी जिसने सरदार आरिफ नकवी वजीर आला आ गए। तो इसलिए पंजाब में कोई बाप पार्टी का तजर्बा पहली दफा तो नहीं होना, बल्कि पंजाब से बलूचिस्तान गया है। इसी तरह परवेज इलाही जो मुस्लिम लीग का। मुज़म्मिल साहब, वन लाइनर आपसे जवाब लेना चाहूंगी, खान साहब का अगला लाहेअमल क्या होगा? मेरे ख्याल में खान साहब को थोड़ी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। खान साहब को थोड़ा टाइम गुजारना चाहिए, गर्द को बैठने देना चाहिए, गलतियों को सुधारना चाहिए, बंद दरवाजे खोलने चाहिए, जो गलतियां हो गई हैं उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, और मुज़ाहमत की सियासत को मुफाहमत की सियासत में बदलना चाहिए। उनका कोई वोट बैंक इससे ख़राब नहीं होगा। उन्हें सियासी जमातों से रास्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन बहुत सी सियासी जमातें उनके साथ मिलकर हुकूमत को, ठीक है, इमरान खान को सियासी जमातों से राब्ते, बिल्कुल राब्ते बढ़ाने की कोशिश। मुज़ाकरात का कहा है, सियासी जमातों को नहीं कहा। फौज को कहा है, सियासी जमातों को नहीं कहा। ठीक है, इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। हमारे साथ मुज़म्मिल सुहरवर्दी सीनियर तज्ज़ियाकार काफ़ी मौजूद थे। कीमती वक्त देने का सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर को पहुंचा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।